अच्छा जी, आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है इज इक्वल टू इफ फंक्शन। इस इज इक्वल टू इफ फंक्शन जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है। आज हम सिर्फ एक फंक्शन को ही पढ़ेंगे और ये करता क्या है। ये फंक्शन जो है डिसीजन मेकिंग के लिए इस्तेमाल होता है। ये कैसे, जरा गौर से देखना बच्चे दोनों, आज बाकी सारे काम छोड़ कर ना इस फंक्शन को पढ़ना है कि बहुत से लोगों को इसकी समझ नहीं आती। तो मैं इसको बहुत स्लो लेके चलूंगा ताकि आपको इसकी समझ आ जाए। सबसे पहले तो मैं इसका सिंटैक्स लिखने लगा हूँ। सिंटैक्स से मुराद उसका लिखने का तरीका, फार्मूला। इसमें होगा कि इज इक्वल टू इफ लगाया करेंगे हम, फिर एक कंडीशन आएगी, लॉजिकल कंडीशन आएगी, फिर कॉमा आएगा, ट्रू पार्ट और फिर फॉल्स पार्ट और ब्रैकेट क्लोज। तो ये तीन हिस्से हैं इसके। अगर आप देखें तो सबसे पहले है लॉजिकल कंडीशन, इसको मैं रेड कलर में लेके आ रहा हूं। और सेकंड है हमारे पास ट्रू पार्ट, इसको मैं ग्रीन में लेके आ रहा हूं। और तीसरा जो है वो हम यहाँ ले लेते हैं, किसी ब्लू वगैरह में ले लेते हैं। तो इस फंक्शन के तीन हिस्से हैं टोटल, लॉजिकल कंडीशन, ट्रू पार्ट, फॉल्स पार्ट। इसकी वर्किंग कैसे होगी अभी थोड़ी देर में देखते हैं। उससे पहले हम समझेंगे ये लॉजिकल कंडीशन क्या होती है। तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज और थोड़ा सा समझा दूं। अगर हम किसी जगह ये लिखते हैं, फर्ज करते हैं मैथमेटिक्स में भी लिखते हैं a प्लस b, तो इसका मतलब ये होता है कि a की जो वैल्यू है और b की वैल्यू जो है वो आपस में ऐड हो जाए, सम अप हो जाए। ये जो a है या b है ये कहलाता है ऑपरेंड्स, और जो दरम्यान में प्लस का निशान है ये कहलाता है ऑपरेटर। ऑपरेटर। तो खास तौर पर खतीजा बिलखसूस इसको जरूर सुने, क्योंकि आप यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हैं। आप आगे चल के आपको इन चीजों का शायद सामना करना पड़े। तो ऑपरेटर्स बेसिकली तीन किस्म के होते हैं। एक को हम कहते हैं मैथमेटिकल ऑपरेटर्स, वो कौन से होते हैं, जैसे कि प्लस का निशान, माइनस का निशान, डिवाइड का निशान, मल्टीप्लाई का निशान। इस तरह के जो ऑपरेटर्स होते हैं मुख्तलिफ किस्म की कैलकुलेशंस करने के लिए, ये कहलाते हैं मैथमेटिकल ऑपरेटर्स, जो दो चीजों को ऑपरेट करते हैं। इसी तरह एक होते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स। वो कौन से होते हैं, ये टोटल 6 होते हैं। लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू और नॉट इक्वल टू। ये टोटल 6 हैं। पहला है लेस देन, उसके बाद ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, इज इक्वल टू और नॉट इक्वल टू। ये 6 जो है रिलेशनल ऑपरेटर्स कहलाते हैं। और एक होते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो 3 होते हैं, जिसको हम कहते हैं एंड, और नॉट। ये 3 ऑपरेटर्स लॉजिकल ऑपरेटर्स कहलाते हैं। अब हम यहाँ पर ऊपर डिस्कस करने लगे थे लॉजिकल कंडीशंस के बारे में, वो जो ऊपर इफ फंक्शन में, वो क्या होती है। उसको समझने के लिए यूं समझ लें, जैसे A10 में हम लिखने लगे हैं, फर्ज करते हैं 5, B10 में हम लिख देते हैं 15,
C10 में हम लिख देते हैं 20, कुछ भी नंबर दे दिए। अब अगर मैं इस जगह पर थोड़ा सा मैं यहाँ एरिया ले लेता हूँ और इसमें मैं कलर भी चेंज करने लगा हूँ। फॉन्ट का कलर मैं यहाँ पर ब्लू ले लेता हूँ। अगर मैं किसी वजह से यहाँ ये लिखूं कि A10 बड़ा है ग्रेटर देन B10 के, तो ये स्टेटमेंट जो है हमें क्या समझ आएगी इससे कि ये बात दुरुस्त है, ये गलत है, ज़ूफ़ी शाम में बताएंगी। आप बेशक माइक खोल लें अपना थोड़ी देर के लिए और मुझे ये बताइए कि इस स्टेटमेंट से आपको क्या समझ आती है। A10 जो है वो B10 से बड़ा है। तो ये क्या बात दुरुस्त है या गलत? ये गलत है क्योंकि A10 में है 5, आप A10 को 5 समझ और लें, B10 यानी में इसको यूं समझ लें 5 इज ग्रेटर देन 15, यूं समझ लें इसको, ठीक है, कि 5 बड़ा है 15 से। तो क्या ये दुरुस्त है या गलत? फॉल्स, गलत है। फॉल्स आ गया। तो इसी तरह मैं एक और स्टेटमेंट लिखता हूं, आप ही ने बताना है अभी मुझे। C10 ग्रेटर देन B10, अब इसका क्या आंसर आएगा? ट्रू। इसका आंसर आएगा ट्रू। बिल्कुल इसी तरह अगर हम ये लिखते हैं, एक और बताइएगा, B10 लेस देन, चलो लेस देन इक्वल टू 15, अब इसका क्या आंसर आएगा? B10 लेस देन इक्वल टू 15, ट्रू। वजह उसकी क्योंकि वो इक्वल है। वो लेस तो नहीं है लेकिन इक्वल है, इसलिए इसका इक्वल है, आंसर हाँ ट्रू जी। आएगा, ठीक है। लेकिन अगर हमारी स्टेटमेंट कुछ जी यूं सर। होती, ये वाली, तो क्या आता? फिर फॉल्स आता। ठीक है, समझ आ गई है। अब खतीजा बताएगी हमें। अगर मैं ये लिख देता हूं A10 लेस देन C10, तो क्या आंसर आएगा इसका? ट्रू। इसका आएगा ट्रू, बिल्कुल सही। अगर हम ये कहते हैं C10 लेस देन B10, तो C10 लेस देन B10 सर ये आएगा फॉल्स। फॉल्स आएगा। और आखिरी स्टेटमेंट आप ही मुझे बताएंगी, C10 ग्रेट लेस देन 100, तो C10 लेस देन 100, C10 ट्रू। ये भी ट्रू है। तो अब आपको समझ आ गई होगी कि ट्रू और फॉल्स कहाँ पे आता है। क्लियर है ना? अब मैं इसको सारे को अरेज कर रहा हूँ यहाँ से, और ये ऑपरेटर्स की भी समझ आ गई है आपको। यस सर। इसको भी मैं अरेज कर रहा हूँ यहाँ से। अब हम दोबारा इफ फंक्शन पर वापस आते हैं। अब कंडीशन पर क्या होगा, कंडीशन हमेशा आपको एक ऐसी सिचुएशन फराहम करती है जहां पर या तो रिजल्ट आता है ट्रू या फॉल्स, दोनों में से एक आता है, दोनों नहीं आ सकते। लिहाजा इसको यूं समझ लें कि, या जरा बोर्ड में यहाँ इस्तेमाल करता हूँ थोड़ा सा, कि अगर उसका अगर इसका आंसर हमेशा आएगा या तो ट्रू आएगा और या आएगा फॉल्स। बहुत
मोटा है। अच्छा चलो नहीं हो, चलो मैं इसको अरेज करता हूँ दोबारा। ये देखिए जी, इसका आंसर या तो आएगा ट्रू में या आएगा फॉल्स में, तीसरी स्रोत नहीं हो सकता। अच्छा, अगर आंसर आता है ट्रू में तो कंप्यूटर बाय डिफॉल्ट इस एक्शन पर अमल करेगा जो हम यहाँ लिखेंगे, जो इस पार्ट पर लिखेंगे उसको वो एग्जीक्यूट करेगा, और ये वाला पोर्शन एग्जीक्यूट नहीं करेगा। ठीक है जी। कंडीशन अगर आपको ट्रू आंसर देगी तो कॉमे के बाद, ये याद रखें इन दोनों के दरमियान कॉमाज हैं, ये देखें, तो ये जो पार्ट है इसको एग्जीक्यूट करेगा और फॉल्स पार्ट को स्किप कर देगा। अब दूसरी बात ये है कि अगर हमारे पास रिजल्ट आता फॉल्स, यानी ये वाला, उस सूरत में कंप्यूटर इस वाले पार्ट को एग्जीक्यूट करेगा और इस वाले को छोड़ देगा। The totally decision is depended on the condition. If condition is providing you true result, then computer will perform true part and it will skip the false part, whatever it is. And on the other hand, if condition is providing you false result, the computer will execute last part, false part, and it will skip true part. मेरा ख्याल में आपको समझ आ गई होगी। सिर्फ एक दफा मुझे बता दें कि आपको इस बारे में समझ आ गई है। जी सर। जी जुफिया, ठीक हो गया। अब हम इसको करके देखते हैं थोड़ा सा। अब हम ये चाहते हैं, जरा देखिएगा, हम चाहते हैं यहाँ पर स्टूडेंट का नेम आए, स्टूडेंट नेम आ जाए, इसको मैं यहाँ यूं कर रहा हूँ, और यहाँ उसके टोटल मार्क्स आ जाए, और इसको भी मैं यहाँ पर कर रहा हूँ वार्प टेक्स्ट ऑब्टेन मार्क्स, साथ साथ इसको भी करता जाऊंगा परसेंटेज, और यहाँ उसका स्टेटस आएगा। ये चीज हमने पहले से भी पढ़ी हुई है, मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ। अब 2-3 हम नाम लिख लेते हैं वक्ती तौर पे। चलो, टोटल मार्क्स हम नॉर्मली 1100 ही होते हैं, तो 1100 ही हम कंसिडर करते हैं। एक दफा लिखकर बेशक हम इसको कर सकते हैं। तो जी, नेम हमने लिख दिए हैं। अच्छा जी, ठीक है, नेम हमने लिख दिए हैं और टोटल मार्क्स भी लिख दिए हैं। अब हम चाहते हैं कि यहाँ पर ऑब्टेन मार्क्स, ऑब्टेन मार्क्स ज़ाहिर है किसी के कुछ होंगे, 5, 26, 235, 875, जो कुछ भी। परसेंटेज कैसे निकालते थे, दोबारा याद दहाने के लिए, इज इक्वल टू ऑब्टेन मार्क्स यानी C6 डिवाइडेड बाय B6 यानी टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100, और ये आपके परसेंटेज आ गई। और परसेंटेज की यहाँ पर हम 0 कम ज्यादा कर सकते हैं। अब इस परसेंटेज को हम सिलेक्ट करके यहाँ पर ड्रैग भी कर सकते हैं। ये देखिए, अब बात यहाँ आती है कि हम ये चाहते हैं, सिचुएशन ये है, बाज का तो 33 वाला पास हो जाता है, बाज ऑर्गेनाइजेशंस में 40 वाला पास होता है, और बाज ऑर्गेनाइजेशंस में 50 वाला पास कंसिडर होता है। अब हम ये चाहते हैं कि कंप्यूटर डिसीजन करे ये बंदा पास है या फेल है। जैसे अगर रिजल्ट्स आते हैं मैट्रिक के या फिर FSC के या ग्रेजुएशन के, तो सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों लोग होते हैं, और उन पर डिसीजन लेना होता है कि ये बंदा पास है या फेल है। तो हम इसके जरिए करेंगे, इफ के जरिए, और परसेंटेज पे करते हैं। हम अज्यूम ये करते हैं कि अगर बंदा 40% से कम मार्क्स ले रहा है तो वो फेल है, तो इसलिए परसेंटेज पर हम यहाँ कंडीशन लगाएंगे।
तो जरा गौर से देखिएगा, इज इक्वल टू, इफ परसेंटेज हमारी है D6 में, D6 ग्रेटर देन इक्वल टू 40, यानी D6 में अगर वैल्यू हो जाए बड़ी हो जाए या बराबर हो जाए 40 के, तो पास लिखा जाए, वरना फेल लिखा जाए। और ब्रैकेट क्लोज। अभी मैं एंटर प्रेस नहीं कर रहा। ये D6 ग्रेटर देन इक्वल टू 40, या तो ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा। अगर ट्रू होगा तो जो ये दरम्यान में लिखा होता है पास, ये प्रिंट होगा। अगर ये ट्रू नहीं होगा तो फिर ये वाला फेल प्रिंट होगा। दोनों में से एक वक्त में एक ही प्रिंट। आप इसको एंटर प्रेस कर दें और इसको ड्रैग करके नीचे की तरफ ले जाएं। जो ट्रू, जो लेस देन 40% होगा वो खुद ब खुद फेल तस्वर होगा, और जो ग्रेटर देन 40 होगा वो पास तस्वर होगा। इसी तरह अगर हमारे पास कुछ डाटा और होता, मैं इसी को करता हूँ और ये खुद ब खुद सबको, ये देखिए, पास या फेल कर देता। ये देखिए, ये हमारा टोटल मार्क्स है। और इसके तो जब मार्क्स एंटर करेंगे हम, मसलन 525, तो देखिए उसके मुताबिक ये खुद ब खुद परसेंटेज भी निकाल रहा है और यहाँ पर पास फेल भी कर रहा है। अब ये देखें, ये फर्ज करते हैं हम, ये मेरा नाम लिखा हुआ है, मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, इस लाइन को समझाने लगा हूँ, इस वाली लाइन को। ये देखें 1100 मार्क्स है, 774, और यहाँ पर 70% तकरीबन परसेंटेज और पास लिखा हुआ है। अगर इसके मार्क्स हम 450 कर देते हैं तो ये देखें 40.91 है और अभी तक पास है। अब मैं इसको थोड़ा सा कम करूंगा, 448, अभी भी पास है क्योंकि 40 से ऊपर है। अगर हम कर देते हैं 440, अभी भी पास है बंदा। और अगर हम 439 कर देते तो साथ ही फेल आ जाता। ये देखें खुद ब खुद फेल आगे आ जाता। तो ये इफ फंक्शन जो है ये करता है कि आपको डिसीजन मेकिंग की पावर देता है कि आप किसी जगह कंप्यूटर से कुछ डिसीजन ले सकें। अच्छा, अब यहाँ जो डिसीजन लिया ये हमने लिया है अल्फाबेटिक मोड में। हम इससे कैलकुलेशन भी करा सकते हैं। कैलकुलेशन कैसे कराएंगे? अब हम यहाँ पर एक छोटी सी मजीद शीट बनाते हैं। यहाँ पर लिखते हैं एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय नेम लिखने के बाद यहाँ पर हम लिखते हैं सैलरी, टैक्स, और यहाँ पर नेट सैलरी। और टैक्स हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे, चलें, सिर्फ 2%। लेकिन सिचुएशन ये है कि सबको टैक्स नहीं लगाएंगे हम। यहाँ पर मैं 2-4 नाम लिख लूं। दो चार नाम लिख लिए हैं। सैलरी में किसी की कुछ लिख रहा हूँ, किसी की मैं कुछ लिख रहा हूँ। ये जी, अच्छा जी। अब यहाँ 2% टैक्स कैलकुलेट होना, लेकिन हम चाहते हैं टैक्स उनका कैलकुलेट हो, हर एक को टैक्स नहीं लगता, किसी खास पोजीशन पे लगता है। हम चाहते हैं कि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन ये चाहती है कि अगर किसी की सैलरी जो है वो 25,000 से ज्यादा हो जाए तो उस पर 2% टैक्स है। तो यहाँ पर टैक्स कैसे कैलकुलेट होगा? डिपेंड करता है सैलरी पे जो H6 में है। हम इज इक्वल टू लगाएंगे इफ ब्रैकेट स्टार्ट H6 बड़ी हो जाए या बराबर हो जाए 25,000 के, तो क्या करना है? तो 2% टैक्स कैलकुलेट करना। तो जब हमने कोई कैलकुलेशन करनी हो तो डबल कोटेशन साइन लगाने की जरूरत नहीं होती, जो हमने पिछले पास फेल में लगाया था।
हम इसको यूं करेंगे 2/100 मल्टीप्लाई बाय सैलरी यानी H6, यानी H6 का 2% कैलकुलेट हो जाएगा। हमने कहा है कि सैलरी जो है अगर 2% से जायद हो तो टैक्स लगे, सॉरी सैलरी जो है 25,000 से जायद हो तो 2% टैक्स लगे। तो यहाँ हम कंडीशन दे रहे हैं कि इफ H6 यानी सैलरी बड़ी है या बराबर है 25,000 के, देन यू विल कैलकुलेट 2% टैक्स, 2/100 मल्टीप्लाई बाय H6। अदरवाइज टैक्स नहीं लगना तो आगे 0 लिख सकते हैं। हाँ, अगर ये कहा जाता है कि उसको 1% टैक्स लगे तो यहाँ आप कैलकुलेशन कर सकते थे, और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज, ये और एंटर। अब यहाँ देखें 15,000 से सैलरी तो टैक्स कैलकुलेट नहीं हुआ, नीचे की तरफ ड्रैग करते हैं, जिसका टैक्स लगना था एक ही 25,000 से ऊपर है तो उसको टैक्स लग गया, अदरवाइज 0। अच्छा, अब अगर हमारी कंडीशन में 20,000 से ऊपर वाले आ जाते, F2 करता हूँ मैं, और यहाँ मैं 20,000 कर देता, यानी 20,000 से ऊपर को 2% टैक्स लगना था। अब ऐसी सूरत में ये देखिए 2 बंदों का टैक्स कैलकुलेट हो गया, और नेट सैलरी कैसे आनी थी, इज इक्वल टू सैलरी माइनस टैक्स, तो ये सैलरी बन जानी थी नेट सैलरी। अब देखिए हम जल्दी से हमने काम कर लिया, जिसका 25,000 था 500 रुपये उसका टैक्स कटा है, 24,500 सैलरी रहेगी। जिसकी 12,000 था 0 उसका टैक्स बना और 12,500 हो गया। अब ये बंदा था, इसकी 24,000 कुछ थी, चूंकि 20,000 से ऊपर का था तो इसने ये टैक्स दिया और ये कैलकुलेशन इसकी आ गई। तो इस तरह कैलकुलेशंस में हम इफ फंक्शन के जरिए बहुत से काम कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, तो मैं कोशिश करूंगा मजीद इसमें इफ फंक्शंस के साथ आप कुछ चीजें करवा दूं। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आ गया होगा। तो